जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स का यानी कि क्लास 12 भौतिक विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 2 है यानी कि जो अध्याय 2 है जिसका नाम स्तर विभव तथा धारिता है उसे पढ़ने वाले हैं। देखिए हम पढ़ने ही वाले नहीं है, इस चैप्टर को आज पूरा खत्म कर देने वाले हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं कि देवा सर क्लासेस चैनल पर वन शॉट का सीरीज स्टार्ट किया गया है। हमने केमिस्ट्री का तीनों चैप्टर का वन शॉट देख लिया है। अब फिजिक्स की बारी है तो कल ही मैंने फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है उसको मैंने वन शॉट में क्लियर करा दिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देखकर उसे भी आप खत्म कर सकते हैं। और आज हम खत्म करेंगे चैप्टर 2 को एकदम बिल्कुल आसान भाषा में और इस चैप्टर के सभी टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, जो आपके सिलेबस में टॉपिक है वो ऑल टॉपिक को हम एक ही वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक निकल के आता है वैद्युत विभव। और भैया ये टॉपिक इसलिए निकल के आता है क्योंकि चैप्टर का नाम ही है स्तर विभव तथा धारिता। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि वैद्युत विभव होता क्या है। देखिए आप 10वीं में इसे पढ़ चुके हैं इस टॉपिक को, लेकिन भैया चैप्टर है तो चैप्टर को हम पढ़ना ही है और टॉपिक को तो पढ़ना ही है। देखिए वैद्युत विभव होता क्या है, बहुत आसान भाषा में पहले पढ़ूंगा उसके बाद में आपको समझाऊंगा। किसी एकांक आवेश को अनंत बिंदु से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है, इसे भी से सूचित करते हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, एकांक आवेश क्या होता है, ये सब हमने चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, एकांक आवेश यानी कि जिस आवेश का मान 1 होता है वो एकांक आवेश होता है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र भी पिछली वीडियो में हमने क्लियर करा दिया है। अब समझिए कि वैद्युत विभव होता क्या है। मान जाइए कोई आवेश अनंत से हम लेके किसी वैद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं और उसके किसी बिंदु पर लेकर रख दे रहे हैं, तो भैया ये सब करने में जितना हमें कार्य करना पड़ा वही वैद्युत विभव कहलाता है। क्लियर है, यानी कि हम अगर कोई अनंत, हमें मालूम नहीं है कहां से हम ला रहे हैं, लेकिन वहां से आवेश को लाकर किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर हम लेकर उसे रख दिए। अब वहां से लेकर वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने तक रखने पर जो मुझे कार्य करना पड़ा वो वैद्युत विभव कहलाता है। क्लियर है, और इसे हम भी से सूचित करते हैं। क्लियर है, चलिए और देख लीजिए सूत्र देख लीजिए, V बराबर W/Q0। और इससे आप लोग सूत्र को याद जरूर कीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल तो जरूर आता है। ठीक है, W क्या है, यहां पर जो आप कार्य कर रहे हो वो W है। Q0 क्या है, जो आप एकांक आवेश लेकर आ रहे हो वो यहां पर Q0 है। क्लियर है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम, या इसका दूसरा मात्रक है वोल्ट। दोनों मात्रक को याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि आपके पेपर में आता है क्वेश्चन, जैसे पूछ देगा वैद्युत विभव का मात्रक होता है, ऑप्शन में वोल्ट रहे तो वोल्ट मारिए, जूल प्रति कूलाम रहे तो जूल प्रति कूलाम मारिए। ठीक है, मारिए नहीं, टिक लगाइए, अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। चलिए आगे टॉपिक आता है भैया वैद्युत विभवांतर। क्या, वैद्युत विभवांतर। और ये जो है वैद्युत विभव का छोटा भाई बोल सकते हैं। हाँ, छोटा भाई बोलिए तो ये वैद्युत विभव का छोटा भाई है, एकदम थोड़ा सा चेंजिंग है वैद्युत विभव से। ये देखिए एकदम बहुत हलवा है ये। वैद्युत क्षेत्र के भीतर हम क्या कर रहे थे, आप ध्यान से सुनिएगा, इसमें अंतर क्या है। अभी हमने वैद्युत विभव पढ़ा, उसमें हम आवेश को अनंत से लेके आ रहे थे, लेकिन वैद्युत विभवांतर में जानते हैं क्या होता है कि हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही उपस्थित हैं और उसके एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर लेके जा रहे हैं, यही वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अभी हम इसे पढ़ेंगे फिर से आपको समझाएंगे। वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे वैद्युत विभवांतर कहते हैं। अब मानिए वैद्युत क्षेत्र में हम गए, वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु पर आवेश बैठा है और आवेश बोला भैया मुझे दूसरे बिंदु पर जाना है, तो तुम उस आवेश को उठाकर दूसरे बिंदु पर रख दिए, तो भैया तुम उठा कर रखे और जो तुम्हें कार्य करना पड़ा यही वैद्युत विभवांतर कहलाता है। क्लियर है, और एकदम बढ़िया से समझ में आया होगा, इसमें ज्यादा अंतर आपको नहीं है। मैं वही बोला एकांक आवेश को हम वैद्युत विभव में अनंत से ला रहे थे, लेकिन वैद्युत विभवांतर में हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जा रहे हैं। क्लियर है, इसका सूत्र होता है VA - VV बराबर W/Q0। VA क्या है, जो भैया पहला बिंदु जिस पर पहले से बैठा था आवेश वो है। VV क्या है, जिस बिंदु पर आप ले गए हो दूसरा बिंदु वो है। W क्या है, कार्य है। Q0 क्या है, एकांक आवेश है। इसका मात्रक वोल्ट ही होता है। क्लियर है, चलिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव, और ये एक प्रकार का डेरिवेशन है। ठीक है, डेरिवेशन बोले तो सूत्र का निगमन करना, मतलब जैसे इस डेरिवेशन को मैं आप समझाता हूं। इसे डेरिवेशन हम क्यों कह रहे हैं, ये कह रहा ना कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए।
हमने अभी वैद्युत विभव पढ़ा, उसी का मान यहाँ पर ज्ञात करना है, यानी कि V का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, V का सूत्र ज्ञात करना है। सिंपल सा है। देखिए आप डेरिवेशन से इसका फिगर बनाएंगे। पहले तो आपको डेरिवेशन, किसी भी डेरिवेशन में फिगर बनाना है। कैसे बनाना है ध्यान दीजिएगा, आप किसी भी डेरिवेशन का बना लेंगे। ये क्या बोला है, बिंदु। चलिए यहाँ पर हम एक बिंदु दे देते हैं। बोला आवेश, तो यहां पर हम कोई भी आवेश एक दे देते हैं। दे दिया हमने आवेश, क्लियर है, हमने यहां पर आवेश दे दिया। अब देखिए कह रहा है कि के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव, यानी कि यहां से आप कोई भी दूरी ले लीजिए, यहां तक लीजिए, यहां तक लीजिए, कोई बात नहीं, मैं यहां तक ले रहा हूं, और ये बिंदु हमने P मान लिया। इसी पर हमें V का मान ज्ञात करना है। यहां से यहां तक की दूरी हम क्या मान लेंगे मेरे भाई, R मान लेंगे। क्या मान लेंगे, R मान लेंगे। क्लियर है। चलिए ये बस बन गया आपका फिगर। क्लियर है। चलिए अब हम जो फिगर में काम किए वही यहां पर हम लिख देंगे कि माना एक बिंदु आवेश O है। चलिए इसे हम O नाम दे देते हैं। इस बिंदु को हमने क्या नाम दे दिया, O दे दिया। तो माना एक बिंदु आवेश O है जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा है। इसे प्लस क्यू मान लो, चल प्लस क्यू मानो या ऐसे ही मानो, ये तो प्लस में ही है। ठीक है। चलिए इसमें R दूरी से एक बिंदु P है, R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। क्लियर है। चलिए अब आगे इस डेरिवेशन को हम लोग हल करते हैं। ध्यान से देखिएगा, यदि आपको समझ में ना आए, कोई दिक्कत हो तो वीडियो को पुनः एक बार जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम जानते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या कहता है कि F बराबर, हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू T1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। ये हम पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं ना। अब इसी सूत्र पर यहां से मान लेके आपको रख देना है। कैसे रखना है ध्यान दीजिएगा, एक मिनट। चलिए हमें यहां पर F है तो F तो रहेगा ही, ये तो नियंतांक है तो ये तो रहेगा ही। ठीक है। इंटू अब Q1 की जगह पर देखिए आपने क्या लिया है, प्लस Q लिया है। ठीक है। तो चलिए यहां पर Q रख दीजिए इंटू अब Q2, आपने तो दूसरा कोई Q का मान लिया नहीं है, इसलिए यहां पर हम Q नॉट ले लेंगे क्योंकि यहां पर काम आएगा इसका। ठीक है। Q नॉट भी मान, ये लो चाहे ना मत लो, इसका कोई महत्व नहीं है। Q नॉट का मान 1 होता है, तो 1 का कोई महत्व है क्या, नहीं है ना। चलिए यहां पर हम क्या ले लेंगे, Q नॉट ले लेंगे बटे दूरी कितनी है हमारी R, तो ये क्या हो जाएगा R स्क्वायर। क्लियर है। इससे हम मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है। और अभी हमने पढ़ा कि वैद्युत विभव यानी कि V बराबर W बटे Q नॉट, पढ़ा ना अभी हमने। तो आप बताइए यहां से हम ज्ञात कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये W यानी क्या होता है, कार्य, और आपको शुरू से 8वीं से पढ़ते आ रहे हैं कि कार्य बराबर होता है बल गुणे दूरी, यानी कि F गुणे R। F मतलब बल, R मतलब दूरी, ये आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। अब W का मान यहां पर है, यहां पर रख देते हैं V के, तो V बराबर W का मान ये रखेंगे F गुणे R बटे नीचे क्या आ जाएगा Q नॉट। ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, इस Q नॉट को हम 1 से अलग कर देते हैं और गुणे में हम F गुणे R लिख सकते हैं ना, बात तो वही है। ठीक है। चलिए अब देखिए इसको हम V का मान, यहां पर देखिए यहां पर F है ना यहां पर, तो यहां पर ये वाला F का मान यहां पर हम रखेंगे। क्लियर है। तो V बराबर 1 बटे Q नॉट गुणे F का मान हमारा देख लीजिए, ये वाला, यही वाला मैं यहां पर रख रहा हूं। ठीक है। 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट, ये है ना, बटे में R स्क्वायर और गुणे R। क्लियर है। R स्क्वायर से R कैंसिल ना। चलिए अब यहां पर देखिए Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, यानी कि जो हमारा वैद्युत विभव आया V बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R। तो ये जो सूत्र निकल के आया, ये हमारा किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव का सूत्र निकल के आ गया। इसी प्रकार आपको अपने पेपर में करना है, ध्यान से देख लीजिए। सेम यही प्रोसेस आपको अपने पेपर में करना है। पहले फिगर बनाना है, उस फिगर से आप क्या क्या याद कर सकते हो, कौन सा सूत्र लगा सकते हो, वो आपको सोचना है। ठीक है। आप घर में प्रैक्टिस करके जाएंगे ना तो आराम से कर लेंगे। तो डेरिवेशन आपको प्रैक्टिस ही मांगता है, तो आपको बढ़िया से इन सारे डेरिवेशन को 2-2 3-3 बार प्रैक्टिस करते रहना है। चलिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक निकल के आता है वैद्युत दीर्घों के कारण
अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र। देखिए एक प्रकार का ये भी डेरिवेशन है, हमने पहला चैप्टर में किया था अच्छी और निश्चित स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ज्ञात किया था, सूत्र ज्ञात किया था। लेकिन यहां पर हमें वैद्युत विभव का ज्ञात करना है अच्छी स्थिति में और निश्चित स्थिति में। ठीक है, तो मैं ये डेरिवेशन नहीं कराऊंगा इस चैप्टर इस वीडियो में। क्यों नहीं कराऊंगा भैया? क्योंकि हम पहले चैप्टर में कर चुके इससे रिलेटेड। आप यदि वो देख लेते तो आप स्वयं कर लोगे, और नहीं कर पाते हो कोई बात नहीं भैया। अभी एक हफ्ते बाद, एक हफ्ते या 10 दिन बाद आप लोगों का डेरिवेशन का सीरीज स्टार्ट होने वाला है। पहला चैप्टर से लेके 14 नंबर चैप्टर तक जितने भी डेरिवेशन है सबको हम करने वाले हैं। ठीक है, मैं इसको करा देता, अभी तो पहले ही एक डेरिवेशन कराए थे, इनको कराने में क्या था, लेकिन मैं इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि आप स्वयं भी कर लेंगे, आपका पहला चैप्टर का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, इसका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। और आप चाह रहे हैं कि सर कराइए तो मैं आप कमेंट कीजिएगा, मैं डेरिवेशन का सीरीज बहुत जल्द स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए वैद्युत विभव का जो सूत्र होता है अच्छी स्थिति में वो होता है V बराबर 1/4πε0 इंटू P/r²। ठीक है, चलिए तो इसे याद कर लीजिएगा क्योंकि नोमेरिकल तो 100% यहीं से आते हैं। ठीक है, चलिए ये सब सूत्र से ही नोमेरिकल आते हैं। और एक खुशखबरी है इस चैप्टर में ये कि वैद्युत विभव का निश्चित स्थिति में जो V का मान होता है वो 0 होता है। क्लियर है? चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विभव प्रवणता। और ये इतना इंपॉर्टेंट है ना कि भैया देखने में हलवा है लेकिन पेपर में आता ही आता है। ठीक है, विभव प्रवणता है क्या? देखिए वैद्युत क्षेत्र हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ साथ, वैद्युत क्षेत्र के दूरी में साथ साथ वैद्युत विभव में परिवर्तन के दर को विभव प्रवणता कहते हैं। अब मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र है, उसमें दूरी में परिवर्तन हो रहा है, उसके दूरी में परिवर्तन हो रहा है और उसी के साथ साथ विभव में भी परिवर्तन होने लगा। तो भैया दोनों एक साथ हो रहा है ना, तो इसी एक शाखा को हम क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। क्लियर है? विभव प्रवणता का सूत्र क्या होता है? विभव प्रवणता बराबर होता है विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। क्लियर है? बस इतना हलवा सा ये टॉपिक था, खत्म ये टॉपिक, इतना इंपॉर्टेंट है लेकिन। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन के इसलिए आ जाता है क्योंकि इस बार सिलेबस में ये ऐड हुआ है। इसके पहले सिलेबस से कटा हुआ था लेकिन इस बार ये ऐड कर दिया गया है। बहुत आसान सा टॉपिक है। देखिए 2 या 2 से अधिक आवेश को अनंत से लाकर किसी निकाय के निर्माण में किया गया कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। इसे यू से सूचित करते हैं। ठीक है, अब देखिए वैद्युत विभव में हमने क्या पढ़ा कि एक आवेश को अनंत से लेके आ रहे हैं, लेकिन वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहता है कि भैया तुम एक आवेश को लाते हो ना, मैं तुमसे शक्तिशाली हूं, मैं 2 आवेश को लेके आऊंगा। तो ये क्या करता है कि अनंत बिंदु से 2 आवेश को लाता है और एक निकाय का निर्माण कर देता है। तो इसमें जो कार्य करना पड़ता है वही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। एक बात आपको खटक रही होगी कि हम आवेश को तो ला रहे हैं, ये निकाय क्या भैया साहब, ये निकाय कौन सा बन रहा है, ये खटक रही है। कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। हमने 2 आवेश को लेके आया, हमने क्या किया कि 2 आवेश को लेके आया। 1 मिनट, 2 आवेश को लाया, मान लीजिए हमने एक Q1 आवेश को लिया और एक Q2 आवेश को लाया। ठीक है, अब इनको ले आके हमने यहां पर ऐसे इनको बीच में दूरी R मान लिया। ठीक है, अब ये जो बना ये निकाय है। मतलब Q1 को लाया यहां पर रख दिया, Q2 को लाया यहां पर रख दिया, इनके बीच की दूरी हमको हमने R मान लिया। तो ये जो निकाय बना यही निकाय कहलाता है। क्लियर है? यानी कि हमने 2 आवेश को लाकर कोई निकाय बनाया और उस निकाय का निर्माण करने में हमें जो कार्य करना पड़ा वो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। इसे यू से सूचित करते हैं। चलिए इसका सूत्र देख लीजिए, U बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/R। Q1 Q2 क्या है? जो दोनों आवेश आप लेके आ रहे हो ना वही है। R क्या है? यहां पर रख रहे हो तो जो दूरी यहां पर आ रही है वो दूरी है। और इसका मान तो जानते हैं 1/4πε0 का मान क्या होता है? 9 × 10 के पावर 9। इसका कोई महत्व नहीं है, इसका बस इसके जगह पर आप ये भी लिख सकते हैं 9 × 10 के पावर 9। ठीक है, चलिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। इस चैप्टर का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है समविभव पृष्ठ। बताने की जरूरत नहीं है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल पेपर में किसी न किसी सेट में ये दिख ही जाता है। ठीक है, तो मेरे भाई टेंशन क्यों लेते हो? कुछ बच्चों को ये हार्ड लगता है। अब जो बच्चों को हार्ड लगता है ना तो समझो कि वो बढ़िया से पढ़ नहीं रहा है। और यदि आप मेरे कान खोल के इसको देख लिए तो आप यही समझोगे ना कि सर इस चैप्टर का सबसे आसान टॉपिक था ये। ठीक है, देखिए नाम पहले देखिए, समविभव पृष्ठ। सम यानी क्या होता है? समान। सम यानी समान। विभव यानी क्या होता है? अभी हमने विभव पढ़ा। पृष्ठ यानी क्या होता है? कोई भी वस्तु, पृष्ठ समझ रहे हो ना, कोई भी पृष्ठ,
वस्तु जैसे कह सकते हैं हम, जिसमें वैद्युत, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल के लिए वस्तु क्या दूं, ऐसे तो आप समझ ही रहे होगे वस्तु क्या होता है, आपके सामने जो भी दिखाई दे रहे हैं तो वो पृष्ठ जिसमें भैया वैद्युत धारा जा सके। अब लेके लकड़ी आओगे, ये सर क्या इसमें वैद्युत धारा जाएगी? लकड़ी में वैद्युत धारा जाती है क्या? नहीं जाती है, मतलब करंट उसमें नहीं जाती है। अगर आप लेके आओगे क्या, कॉपर, एल्युमिनियम, लोहा, इस सब में क्या जाती है? तार जाती है, वैद्युत धारा जाती है, प्रवाहित होती है। चलिए समविभव पृष्ठ पढ़ते हैं, पहले मैं पढ़ूंगा उसके बाद में क्या करूंगा, समझाऊंगा। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव एक समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्लियर है? और ये आपके एग्जाम में 3 नंबर का आता है। अब इतना लिख के आओगे तो 3 में 3 नंबर मिलेगा नहीं, इसलिए आपको ये फिगर भी बनाना पड़ेगा, और ये फिगर से ही मैं आपको समविभव पृष्ठ समझा देता हूं। देखो पहला बात क्या कह रहा है, वैद्युत क्षेत्र। हमने ये जो लाल लाल आप देख रहे हैं ये हमने वैद्युत क्षेत्र बना लिया। खींचा गया वह पृष्ठ, हमने गोलाकार एक पृष्ठ खींच दिया, ठीक है, जिसके सभी बिंदु पर वैद्युत विभव एक समान है। यानी कि इस बिंदु पर भी वैद्युत विभव समान है, इस पर भी समान है, इस पर भी समान है, यानी किसी बिंदु पर तुम चले जाओ सबका वैद्युत विभव एक समान है। अब इसी पृष्ठ को क्या कह देते हैं, समविभव पृष्ठ। क्लियर है? मान जाओ कि हमने कोई विद्युत क्षेत्र में कोई ऐसा पृष्ठ खींच दिया, मान जाओ इस बिंदु पर वैद्युत विभव आ रहा है 8 वोल्ट, ठीक है, मान जाओ इस बिंदु पर ए बिंदु पाया तो भैया 10 वोल्ट हो गया, तो ये एक समान थोड़ी हुआ, तो ये समविभव पृष्ठ नहीं कहलाएगा। मान जाओ इस बिंदु पाया तो 8 वोल्ट था, इस बिंदु पर भी आया तो 8 ही वोल्ट था, यानी किसी बिंदु पर चले जाए अगर 8 ही वोल्ट आ रहा है तो वो पृष्ठ जो है वो आपका क्या आ जाएगा, समविभव पृष्ठ हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, परावैद्युत पदार्थ। देखिए आप बहुत सारे चैनलों पर पढ़े होंगे परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ। ये 9वीं में भी आप पढ़े हैं, 10वीं में भी पढ़े हैं और 11वीं में भी आप पढ़े हैं, ठीक है। अब ये बात अलग है यदि आप नहीं पढ़े हैं, कहीं सिलेबस कट गया हो तो बात अलग है, लेकिन ये परावैद्युत पदार्थ होता क्या है? हमने पदार्थ तो जानते हैं कि पदार्थ क्या होता है सर, जिस चीज में वजन हो, जिस चीज में भार हो वो पदार्थ कहलाता है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन ये परावैद्युत क्या है? वैद्युत भी हम जानते हैं, करंट हम जानते हैं, इलेक्ट्रिक हम जानते हैं, लेकिन ये परावैद्युत क्या है, परावैद्युत पदार्थ क्या है? कोई बात नहीं, मैं अभी आपको समझाता हूं। और एक बात और, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, प्यारा सा एक लाइक कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि सारे सिलेबस की जिम्मेदारी हम लेते हैं, ठीक है। चलिए परावैद्युत पदार्थ को पढ़ते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, यानी कि कोई ऐसा पदार्थ है जिसमें जैसे लकड़ी होता है ना, लकड़ी में वैद्युत धारा प्रवाह नहीं होता है, तो वैसा ही पदार्थ में वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है, लेकिन इन्हें वैद्युत क्षेत्र में रखने पर वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करते हैं, वह परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। नहीं समझ में आया? अब मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए कोई ऐसा पदार्थ है जिसमें हम करंट डाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाल रहे हैं, वो तो जा ही नहीं रहे, उसमें तो धारा प्रवाहित ही नहीं हो रहा है, लेकिन उसको हम वैद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं ना, तो वैद्युत प्रभाव उत्पन्न कर दे रहा है। वैद्युत प्रभाव का मतलब है वैद्युत बल। अब आप जाके जो आपके घर में प्लग लगाने वाला होगा ना, तो उसमें आपने जाके उंगली लगा देना, मजाक कर रहा हूं, उसके बाद आपको वैद्युत का प्रभाव दिख जाएगा, ठीक है। तो अब ये बात समझ में आए आपको, थोड़ा सोचने वाली बात है। जिस वस्तु में धारा प्रवाहित होती है ना, वही वस्तु आपको वैद्युत धारा का प्रवाह दिखा सकता है। अब एक बात यहां पर है, सर इस पदार्थ में वैद्युत धारा प्रवाह हो ही नहीं रही है और ये वैद्युत प्रभाव कैसे दिखा दे रहा है? तो भैया यही तो है परावैद्युत पदार्थ, उसमें वैद्युत धारा प्रवाह भी नहीं हो रही है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उसमें क्या होता है, वो वैद्युत प्रभाव दिखाने लग रही है, इसे ही परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा धारिता। समझिए कि आपका आधा चैप्टर खत्म हो गया, अब यहां से आपका धारिता ही चलेगा। जितने भी विभव वाले थे ना, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, जितने भी आपके विभव वाले थे, एक मिनट रुकिए, ये विभव वाले जितने भी थे वो आपके खत्म हो चुके हैं, ठीक है। विभव वाले सब खत्म हो चुके हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे धारिता। धारिता क्या है? बच्चों को थोड़ा सा हार्ड लगता है लेकिन बहुत आसान है। किसी भी चालक जानते हो ना, जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह हो सके उसे चालक कहते हैं। तो किसी भी चालक के आवेश धारण करने की क्षमता को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। इसे सी से सूचित किया जाता है। सॉरी, अभी खाना खा के बैठा हूं ना, थोड़ा बहुत ढकार आ रही है, माफ कीजिएगा। चलिए तो यह बताइए कि चालक, अब हम समझिए, चालक के आवेश धारण करने की क्षमता, मतलब कि कोई ऐसा चालक है वो जितना आवेश अपने अंदर सह ले रहा है और उसी को मात्रा को हम धारिता कहते हैं। क्लियर है? यानी किसी चालक को आवेश धारण करने की क्षमता को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। इसे सी से सूचित करते हैं। सी बराबर
Q बटे B होता है। इसका मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट होता है और इसका दूसरा मात्रक फैराड होता है। दोनों मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। सारे का मात्रक याद कीजिए मेरे भाई, सभी का सभी मात्रक याद करना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्जाम में बहुकल्पीय प्रश्न, ऑप्शन वाले प्रश्न में ज्यादातर मात्रक वाले ही क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? चलिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए एक नोट की बारी है, इस नोट को देख लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल में काम देगा। ठीक है, एक म्यू फैराड बराबर होता है 10 के पावर -6 फैराड, एक पिको फैराड बराबर होता है 10 के पावर -12 फैराड और एक mm फैराड बराबर होता है 10 के पावर -3 फैराड, एक nf फैराड बराबर होता है 10 के पावर 9 फैराड। इनको तैयार कर लीजिए, न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा काम है इस चैप्टर के, तो हर एक न्यूमेरिकल में ही काम आते हैं। ठीक है, इसलिए बताना जरूरी था, मैंने आपको बता दिया। चलिए अब एक और डेरिवेशन की बारी है जिसका नाम है विलगित गोलीय चालक की वैद्युत धारिता, यानी कि कोई गोला चालक है, कोई चालक गोल है, उसकी वैद्युत धारिता कैसे ज्ञात करेंगे वो ध्यान दीजिएगा। हम पहले से ही गोलाकार बना लिए चालक को, अब यहां पर हम आगे आपके सामने काम करेंगे। देखिए अब इस चालक की त्रिज्या तो कुछ ना कुछ होगी मेरे भाई, होगी, होना क्या होगी, तो मान लीजिए यहां से यहां इसकी जो त्रिज्या है वो r है। ठीक है, इसको हम मध्य बिंदु को O नाम दे देते हैं। अब देखिए हम इस चालक को आवेश देते हैं, मान लीजिए हम इसको प्लस आवेश, धन आवेश देते हैं, तो क्या होता है ना, ये धन आवेश इसका चारों ओर क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है, फैल जाता है। ठीक है, आप किसी भी गोलाकार चालक को जब आवेश देंगे तो इसी प्रकार वो चालक के चारों तरफ क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा, यानी कि फैल जाएगा। क्लियर है? चलिए बस इतना ही सा फिगर है। अब इसके आगे लिखना क्या है वो ध्यान दीजिए, लिखना है जो आप काम की हो। माने गोलीय चालक है, हमने ले लिया, जिसकी त्रिज्या r है। क्लियर है? इससे गोले को Q आवेश देने पर आवेश चालक के चारों ओर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। जो हमने किया वो हमने लिखा। क्लियर है? चलिए अब आगे हम देखते हैं, आगे आपको कुछ सूत्रों का इस्तेमाल करना है। अभी हमने भी का जो सूत्र है वो निकाला, 1 मिनट में आपको दिखाई देता हूं। हाँ देखो, ये वाला सूत्र भी निकाला ना, इसी सूत्र का यहां पर काम है, तो हम उस सूत्र के लिख लेंगे v बराबर 1/4πε0 इंटू Q बटे r। यहाँ पे स्मॉल r होता है लेकिन दूरी क्या है भैया, त्रिज्या ही दूरी है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने r लग दिया। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। फिर हम लिखेंगे चालक की धारिता। हमने अभी पढ़ा चालक की धारिता, दिखा दो क्या एक बार, हाँ देखो धारिता पढ़ा ना, धारिता में क्या पढ़ा, C/Q बटे V, तो C बराबर Q बटे V, इसे हमने 2 मान लिया। अब यहां पर आपको V का मान दिख रहा है, ये पूरा क्या है, V का मान है, और यहां पर भी V दिया है, तो इसका मान यहां पर रख दो ना मेरे भाई। और टेंशन क्या है, अरे देखो यहां पर 1 मिनट रुको, यहां पर हमने रखा नहीं है ना, 1 मिनट रुक जाइए, एक सादा पेज ले ले और आपके सामने रख के दिखाते हैं। चलिए तो रख देते हैं C बराबर Q बटे, अब इसको रखिए नीचे 1/4πε0 इंटू Q बटे R। क्लियर है? इस Q से ये Q कैंसिल, क्या होगा, C बराबर 4πε0 ऊपर चला जाएगा तो 4πε0 इंटू R भी ऊपर चला जाएगा तो R। तो ये जो आपका आया, ये आया विलगित गोलीय चालक की वैद्युत धारिता। क्लियर है? चलिए इसे नोटबुक में अपना सा नोट कर लीजिएगा। चलिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसे हम लोग देख लेते हैं। देखिए हम इस चैप्टर के लास्ट पॉइंट पे आ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे संधारित्र। देखिए थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, हम संधारित्र पढ़ेंगे, संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़ेंगे, संधारित्र की धारिता पढ़ेंगे, संधारित्र समांतर संधारित्र प्लेटों की हम सूत्र निकालेंगे, बहुत सारा भी टॉपिक है इससे रिलेटेड, तो थोड़ा इसे ध्यान से आप समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है और आपके पेपर में हर साल आता है। ठीक है, चलिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, इसमें क्या अधिकांश टॉपिक आपके हर साल रिपीट ही होते रहते हैं। ठीक है, चलिए संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, युक्ति मतलब मशीन। ठीक है, तो संधारित्र एक ऐसी मशीन है जिसके सहायता से किसी भी चालक के आकार या आयतन बढ़ाए बिना धारिता बढ़ाई जा सकती है। यानी कि आप इसके सहायता से किसी भी चालक का, उसका आकार भी नहीं बढ़ाएंगे, उसका आयतन भी नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन उसका धारिता बढ़ा देंगे। किसके सहायता से? संधारित्र के सहायता से। क्लियर है? चलिए अब इस संधारित्र के बारे में कुछ और आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए संधारित्र से रिलेटेड पहला टॉपिक आता है कि आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। हमने पढ़ा है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, लेकिन अब यहां पर संधारित्र के साथ जुड़ा है तो यहां पर इसका डेफिनेशन कुछ अलग हो जाएगा। देखिए जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो
जो कार्य करना पड़ता है उसे आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कोई संधारित्र है, अब उसको आवेश देने में जो कार्य करना पड़ रहा है उसे ही आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे U से सूचित करते हैं। इसका सूत्र देख लीजिए, U बराबर 1/CB²। तो इस सूत्र को याद रखिएगा, ऐसे आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि इससे एक न एक न्यूमेरिकल आपके पेपर में देखने के लिए मिल ही जाता है। चलिए अब हम पढ़ेंगे संधारित्र की धारिता। हमने धारिता पढ़ लिया, संधारित्र भी पढ़ लिया। अब दोनों का आम संबंध देख लेते हैं कि संधारित्र की धारिता होता क्या है। बहुत आसान है, ठीक है। किसी संधारित्र पर उपस्थित आवेश, कोई संधारित्र है उस पर कोई जितना आवेश उत्पन्न है तथा संधारित्र के बीच उत्पन्न वैद्युत विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। क्लियर है? Q/V के अनुपात को क्या कहते हैं? संधारित्र की धारिता कहते हैं। यानी कि C बराबर Q/V, यही आपका संधारित्र की धारिता है। क्लियर है? चलिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के रखो मेरे भाई, क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है और बड़े नंबर में आएगा एकदम। ये कभी भी 3 और 2 नंबर में तो आएगा ही नहीं, आएगा तो एकदम लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। ये एक प्रकार का डेरिवेशन है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, यानी कि हम समान प्लेटों को एक समान रख दें तो उसकी संधारित्र की धारिता क्या होगी, उसका सूत्र आपको यहां पर ज्ञात करना है। व्यंजक यानी क्या होता है, सूत्र होता है। क्लियर है? चलिए तो हमने 2 प्लेट लेकर आए, एक प्लेट ये रहा, एक प्लेट ये रहा। एक प्लेट पर हमने धन आवेश दे दिया, एक प्लेट पर धन आवेश और ऋण आवेश दोनों था, लेकिन इस प्लेट को हमने क्या कर दिया, पृथ्वी से जोड़ दिया, इसलिए पूरा धन आवेश पृथ्वी में चला गया, बचा क्या, ऋण आवेश। क्लियर है? अब देखिए इस दोनों समांतर प्लेटों के बीच की दूरी कितना हमने मान लिया, d मान लिया। इस प्लेट को हमने x मान लिया, इस प्लेट को हमने नाम y दे दिया। इनके बीच अब बताइए 2 आवेश है भैया, तो आवेशों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगा ही है। मैंने पहले वाले चैप्टर में बताया है कि कोई भी आवेश अपने विद्युत क्षेत्र ढूंढता है, उसके चारों ओर एक क्षेत्र होता है, तो भैया इसके बीच भी E का मान ज्ञात होगा। क्लियर है? अब इस पर प्लस की आवेश है, इस पर माइनस की आवेश है। क्लियर है? यही आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का चित्र है। चलिए अब इसको हमने जो जो किया है वो हम यहां पर लिख देंगे। जो हमने किया है बस वही लिखेंगे, ज्यादा एडवांस बाजी हम नहीं करेंगे। देखिए लिखेंगे, मानक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसका नाम XY है। ठीक है, जो हमने कहा वो हमने लिखा। प्लेट X पर प्लस धन आवेश एक समान रूप से एकत्रित है तथा Y प्लेट पर माइनस की आवेश एक समान रूप से एकत्रित है। ठीक है, दोनों प्लेट के बीच की दूरी क्या है, D है। काम खत्म। चलिए अब देखिए, जो संधारित्र के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, यानी कि जो E थी, उसको यहां पर हम लिखेंगे। तो E बराबर क्या होता है, सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट। ये हम चैप्टर 1 में गॉस के प्रमेय में कर चुके हैं। ऐसे हालांकि मैं पहले चैप्टर में नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये डेरिवेशन था, तो मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो लेके आने वाला था। मैंने आपको पहले चैप्टर में ही बता दिया है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसे तैयार कर लीजिए। ठीक है, E बराबर क्या होता है, सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट। अब बताइए सिग्मा बराबर होता है Q बटे A, तो हम Q बटे A को भी यहां पर रख सकते हैं ना सिग्मा की जगह पर, तो Q तो ऊपर आ जाएगा और A नीचे आ जाएगा। इन लोगों के साथ के एप्सिलॉन नॉट A, इसे हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। क्लियर है? चलिए एक मिनट, अब आगे देखिए। अब ये संधारित्र है तो संधारित्र में विभवांतर भी उत्पन्न होगा। हमने अभी पढ़ा संधारित्र की धारिता, उसमें हमने अभी पढ़ा कि विभवांतर बटे आवेश को क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं, संधारित्र की धारिता कहते हैं। तो विभवांतर भी उत्पन्न होगा, तो उत्पन्न वैद्युत विभवांतर भी बराबर ED। ठीक है, ये भी सूत्र काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। V बराबर ED। इस डेरिवेशन में ना आपको नए नए सूत्र देखने के लिए मिलेंगे, और ऐसे ऐसे सूत्र है ना जिनके बारे में पढ़ना नहीं है, लेकिन इस डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए उस सूत्र का इस्तेमाल करना है, तो इसलिए इसको याद करना पड़ेगा। V बराबर क्या होता है, ED। E क्या है मेरे भाई, E आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यही वाला है। D क्या है भैया, तो D आपका दूरी है। क्लियर है? चलिए यहां पर देखिएगा, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं दूसरा वाला पेज लेके आता हूं। चलिए मैं पहले से करके रखता हूं कि समय ना लगे लिखने में। ठीक है, लिखने में ही समय लगता है। चलिए अब देखिए यहां पर, एक मिनट, यहां पर समीकरण 1 में यहां पर दिखा दूं E का मान दिया है, अब समीकरण 2 में B बराबर ED है, तो ये E का मान यहां पर रख ही सकते हैं हम। तो लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, E का मान हमने यहां पर रख दिया। क्लियर है? इसे मान लेंगे समीकरण 3। अब हमने पढ़ा है संधारित्र की धारिता, यानी कि C बराबर Q बटे B। अब देखिए यहां पर B का मान पूरा है, यहां पर B का मान रख दीजिए। Q
बटे इसको मान रख देंगे ये वाला, तो क्यू बटे के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। क्यू से क्यू कैंसिल, अब सी बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चला जाएगा, डी नीचे है ही तो डी नीचे हो जाएगा। अब ये जो सूत्र निकल के आया, ये आया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। बस यही आपके एग्जाम में करके आना है, थोड़ा सा लंबा है और इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको 2-3 बार बढ़िया से समझ लेना है इस टॉपिक को, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं और इसका भाई को देखते हैं, गोलीय संधारित्र की धारिता। अभी हमने पढ़ा कि दो समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता का व्यंजक। अब हम पढ़ेंगे कि दो गोलीय संधारित्र की धारिता कैसे ज्ञात करेंगे, इसका सूत्र हम देखेंगे। यहां पर आपको 2 गोला दिखाई दे रहा होगा, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला। ऐसे तो गोलाकार बना भी नहीं है, अपने हाथ से बनाया तो थोड़ा बहुत गलती हो गया तो क्षमा कीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान से जब आप देखेंगे तो ये जो नीचे जो अंदर वाला गोला है, इस पर प्लस आवेश वितरित है, मतलब एक समान रूप से फैला है। जो बाहर वाला आवेश है, इसके अंदर में ऋण आवेश फैला हुआ है, ठीक है। अब आप देखेंगे, ध्यान से देखिए, इसका जो पहले वाला यानी कि जो पहला गोला है, इसको हम नाम ए दे दिए, और ये दूसरा जो गोला है बड़ा वाला, इसे हम नाम बी दे दिया। अब पहला गोला ए गोला का जो त्रिज्या आप देख रहे हैं यहां तक ए है, अब बी गोला का त्रिज्या यहां तक क्या है, बी है। क्लियर है। और हमने पहले वाले बी वाले गोलों को हमने पृथ्वी से क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। क्यों जोड़ा, क्योंकि इस पर जो धन आवेश थे वो धरती के अंदर चले जाए। क्लियर है। अब आपने जो जो लिख किया है वो यहां पर आप लिखिए। माने गोलीय संधारित्र की संधारित्र ए व बी दोनों गोलों से मिलकर बना है। भैया देखिए ये संधारित्र जो है ये दो गोलों से मिलकर बना है, ए गोला और बी गोला से, ठीक है, जिनकी त्रिज्या ए तथा बी है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको यहां पर बताता हूं, ये दो गोले हैं तो भैया, और ये दो संधारित्र हैं, तो इन दोनों से यहां पर भी प्लस है यहां पर भी माइनस है, दोनों से विभव उत्पन्न होगा ना। तो यहां पर हम 1 मिनट उसको ऊपर कर लेते हैं, तो यहां पर लिखेंगे हम प्लस क्यू आवेश के कारण गोले ए पर वैद्युत विभव, यानी कि जो प्लस है ए वाला जो गोला है इसके कारण क्या होगा, वैद्युत विभव उत्पन्न होगा। तो आप लिख लेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण गोले ए पर वैद्युत विभव, यानी कि V1 दे देंगे 1/4πε0 इंटू क्यू बटे ए के है यहां पर त्रिज्या लगेगा, ठीक है। यहां पर दूरी लगता है तो दूरी क्या भैया ए है, इसे हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। क्लियर है। चलिए अब आगे देखिए, हमने प्लस क्यू के कारण वैद्युत विभव ज्ञात कर लिया, अब हम माइनस क्यू से भी ज्ञात करेंगे। तो माइनस क्यू आवेश के कारण गोले बी पर वैद्युत विभव V2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू बटे बी, ठीक है। अब चलिए हमें V1 मिला और V2 मिला, दोनों आपके सामने मैंने रख दिया है। V1 भी मिला V2 भी मिला, लेकिन हमें V1 और V2 नहीं चाहिए, हमें B चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे कि गोला A पर परिमाणित वैद्युत विभव, यानी कि हम V निकालेंगे। कैसे निकलेगा B, इसको हटा देते हैं। B कैसे निकलेगा, B बराबर V1 प्लस V2 करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो V1 का मान यहां पर हमने लिख दिया, V2 का मान हमने यहां पर लिख दिया। क्लियर है। अब आप देखिए यहां पर माइनस है तो ये प्लस को ये क्या कर देगा, माइनस कर देगा। क्लियर है। चलिए 1 मिनट कर दिया। अब देखिए यहां पर देखिए आप, इसमें भी 1/4πε0 क्यू है, इसमें भी क्यू बटे 4πε0 है, तो ये कॉमन हो जाएगा क्यू बटे 4πε0। बचेगा क्या, यहां से क्यू कॉमन ले लिया था 1/a, यहां से भी क्यू कॉमन ले लिया था 1/b, और माइनस तो है ही तो माइनस। क्लियर है। चलिए अब देखिए इनका जब हम लासापा लेंगे तो ए बी आ जाएगा, क्या जाएगा, ए बी आ जाएगा, और यहां से बी से ए से ए कैंसिल तो बी आ जाएगा, बी से बी कैंसिल तो ए आ जाएगा, अब माइनस। क्लियर है। चलिए अब हमने यहां पर भी का मान ज्ञात कर लिया। क्यों ज्ञात किया, क्योंकि हमें वैद्युत धारिता निकालना है, संधारित्र की धारिता निकालना है, तो उसमें इसका काम होगा, ठीक है। हम जानते हैं संधारित्र की धारिता क्या होता है, C बराबर Q बटे V होता है। अब यहां पर V का मान यहां पर रख दीजिए, तो हमने यहां पर रख दिया, ये तो Q है ही तो Q तो यहां पर रहेगा ही, और ये पूरा V का मान हमने यहां पर रख दिया। यहां पर Q से Q कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 4πε0, तो इसको ऊपर भेज देंगे 4πε0। फिर यहां पर 1 मिनट रुक जाइए, और यहां पर देखिए ए बी है तो ए बी को ऊपर भेज देंगे, बी माइनस ए खुद का खुद नीचे आ जाएगा। तो ये जो सूत्र आपको मिला ये सूत्र था, इस सूत्र था क्या चीज का सूत्र था, गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र, ठीक है। चलिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो हमने इस चैप्टर के 2 सबसे बड़े बड़े डेरिवेशन और एक तरफ से आप कह सकते हो कि हार्ड डेरिवेशन वो हमने कंप्लीट कर लिया। थोड़ा सा हार्ड है, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत आसान है, थोड़ा सा है, आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा, उसके बाद आपको खुद का खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों डेरिवेशन में नए नए सूत्र आपको देखने के लिए मिले हैं, तो कोई टेंशन नहीं है,
पीछे वीडियो करके आप दोबारा देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो तो आप ही का है। अब हम पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन और ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से होगा, एक तो श्रेणी क्रम संयोजन और एक दूसरा समांतर क्रम संयोजन। इससे पहले आप 10वीं में, 9वीं में और 11वीं में पढ़ चुके हैं कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम होता क्या है। श्रेणी क्रम में यानी कि एक साथ एक क्रम में रहेंगे, यानी कि एक का सिरा दूसरे के सिरे से जुड़ा रहेगा। ठीक है, अब ये संधारित्र इस संधारित्र से जुड़ा है, ये संधारित्र इस संधारित्र से जुड़ा है, तो इसे ही कहेंगे श्रेणी क्रम। ठीक है, आप यहाँ पर मैं 3 ही संधारित्र लिया हूं, C1 C2 C3, आप जितना मन उतना संधारित्र ले सकते हैं। हमने क्या किया, इसको हमने क्यू आवेश दे दिया, तो यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू आ गया, इस प्लेट पर माइनस प्लस क्यू माइनस क्यू, यानी कि जो आपका आवेश है वो एक समान है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी समान एक समान है, एक समान है ना। और इन सभी विभव का, ये सभी धारिता का जो विभव है वो अलग अलग है, इसका V1 है, इसका V2 है, इसका V3 है। क्लियर है, चलिए अब आगे देखिए, मैंने कुछ नहीं किया भैया, समांतर 3 संधारित्र प्लेटों को रखा है श्रेणी क्रम में। अब भैया हमने क्या किया कि इनका जो था वो हमने इसका नाम C1 दे दिया, इसका नाम C2 दे दिया, इसका नाम C3 दे दीजिए। अब इस संधारित्र पे V1 उत्पन्न हो गया विभव, इसमें V2, इसमें V3, इस प्लेट पर प्लस क्यू है, इस पर माइनस क्यू, इस पर भी प्लस क्यू, इस पर भी माइनस क्यू, इस पर भी प्लस क्यू, इस पर भी माइनस क्यू, बस यही तो है। अब जो आपने किया वो लिख दीजिए। संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में सभी संधारित्र प्रवेश ये समान होते हैं, सही बात है। इस पर भी प्लस है, इस पर भी प्लस है, इस पर भी प्लस है, इस पर भी माइनस, इस पर भी माइनस, इस पर भी माइनस है। सारे संधारित्रों पर आवेश का जो मान है वो समान है, तथा विभवांतर अलग अलग है, सही है। इसमें V1 है तो इसमें V2 है, इसमें V3 है, अलग अलग है, सही है। तो अतः V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। जब अलग अलग हैं तो हमें V1 चाहिए नहीं, हमें V2 चाहिए नहीं, हमें V3 भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए V। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, इन तीनों विभवों को जोड़ देंगे और इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे, इसका आगे हमारा काम पड़ेगा। अब देखिए, हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा संधारित्र की धारिता, जिसमें हमने जाना कि C बराबर Q बटे V होता है। तो आप बताइए सब V का मान निकाल सकते हैं क्या, त्रिक गुणा करके V बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे C, यहाँ पर V आ जाएगा, यहाँ पर C आ जाएगा। अब इसी प्रकार आप V1 V2 V3 का मान निकाल लीजिए। V1 बराबर Q बटे C1, V2 बराबर Q बटे C2, V3 बराबर Q बटे C3। C1 C2 C3 कहाँ से आया, तो भैया देखिए ये आया। क्लियर है, चलिए तो ये हमारा आ गया V1 V2 V3 का मान। अब इसे उठा के हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या है हमारा, देखो ये वाला समीकरण 1 है, तो यहां पर रख दीजिए। तो क्या आ जाएगा, V बराबर Q बटे C1 प्लस Q बटे C2 प्लस Q बटे C3। यहाँ पर Q तीनों में है तो Q कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3। ठीक है, अब V की जगह पर हम Q बटे C तो लिख ही सकते हैं। अभी हमने देखा V बराबर Q बटे C, तो V की जगह पर हमने Q बटा C रख दिया। अब Q से Q हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल, बच गया क्या, यहाँ पर 1 बचेगा, तो 1 बटे C बराबर 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3। तो ये जो आपका सूत्र निकल के आया, ये संधारित्रों का संयोजन आया श्रेणी क्रम में। अब हम पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन। अब दूसरा है समांतर क्रम, और ये लास्ट टॉपिक आपका है। अब आप कमेंट ये मत करना कि सर आप कुछ टॉपिक छोड़े हो, भैया जो आपके सिलेबस में था वो सबका सब पढ़ा दिया हूं, अब सिलेबस मैच करके खुद ही देख लेना। ठीक है, ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आप टॉपिक को काट काट के पढ़ा रहे हो, टॉपिक छोड़ छोड़ के पढ़ा रहे हो। तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और आप खुद जाके पेपर दोगे ना तो खुद ही मालूम चल जाएगा कि सर छोड़ के पढ़ा रहे थे कि सबका सब सभी का सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़ा रहे थे। ठीक है, समांतर क्रम में क्या होता है, ध्यान दीजिए, ये एक दूसरे से समांतर होते हैं। देखिए इस संधारित्र के समांतर ये संधारित्र, इस संधारित्र के समांतर ये संधारित्र है। श्रेणी क्रम में क्या था, एक का सिरा दूसरे सिरे से जुड़ा था, लेकिन यहां पर नहीं है। ठीक है, ये समांतर है, ये भी संधारित्र C1 संधारित्र, C2 संधारित्र, C3 संधारित्र। इस संधारित्र का जो धारिता है वो C1 है, इस संधारित्र का जो धारिता है वो C2 है, और इस संधारित्र का जो धारिता है वो C3 है। ठीक है, यहां पर हमने आवेश दिया, याद रखिएगा, यहां से हमने आवेश दिया तो ये तो यहां पर चला आया। अब यह इधर भी आवेश जाएगा, इधर भी आवेश जाएगा, तो भैया आवेश अलग अलग भागों में बट गए, इसलिए यहां पर जो आवेश का मान होगा वो अलग अलग होगा। यहां पर Q1 प्लस Q1 माइनस Q1, यहां पर प्लस Q2 माइनस Q2, यहां पर प्लस Q3, यहां पर माइनस Q3। क्लियर है, और इन तीनों में जो विभव का मान होगा वो एक समान होगा। ठीक है, श्रेणी क्रम में क्या था कि आवेश समान था और विभव अलग अलग था, लेकिन समांतर क्रम में आवेश अलग अलग है, विभव समान है। ठीक है, और यही चीजें यहां पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर समान है, भाई सही है, तथा आवेश अलग अलग होते हैं।
बस यही है। तो अतः जब आवेश अलग अलग होते हैं तो यहाँ पर Q बराबर क्या आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये हम इसे समीकरण 1 मान लेंगे। हमने ये क्यों लिखा भैया, ना ही हमें Q1 का मान चाहिए, ना ही हमें Q2 का मान चाहिए और ना ही हमें Q3 का मान चाहिए। हमें Q का भी मान नहीं चाहिए, लेकिन हमें अगर हमें धारिता निकालना है, हमें इसका सूत्र निकालना, तो Q का मान का जरूरत पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पर लिख लिया। क्लियर है। चलिए अब हम जानते हैं सूत्र C बराबर Q बट्टे V। संधारित्र की धारिता में पढ़ाया है, उस सूत्र अभी पढ़ाया है इसी वीडियो में। तो यहां से आप देखिए Q3 गुणा कीजिए तो Q बराबर CB आ जाएगा, हो जाएगा। अब इसी से आप Q1 Q3 का मान ज्ञात कीजिए। Q1 बराबर क्या हो जाएगा, C1B, क्योंकि यहाँ पर C है धारिता, तो धारिता पहला संधारित्र का धारिता कितना है, C1। क्लियर है। एक मिनट, चलिए तो Q1 बराबर C1B, Q2 बराबर C2B, Q3 बराबर C3B। अब इस तीनों का मान इसमें रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में जब रखेंगे आप तो Q बराबर C1B प्लस C2B प्लस C3B। ठीक है। अब Q की जगह पर हम CB लिख सकते हैं, यहां पर अभी हमने देखा। तो यहां पर जब रखेंगे तो B से B कट जाएगा, बचेगा क्या, यहां पर C बचेगा। C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये जो आपका सूत्र निकल के आया, ये आया समांतर क्रम में आपका संधारित्रों का। ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो आपको कैसा लगा और ये चैप्टर आपको समझ में आया कि नहीं, ये आपको कमेंट करके बताना है। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में चैप्टर 3 के साथ। जय हिंद, जय भारत।